सोहेल काजमी सर के पास जाऊं उसके पहले देखिए सायरन बज गए। एक और बड़ी खबर है, इजरायली डिफेंस फोर्स का एक बड़ा दावा सामने आया। ईरान के फाइटर जेट को निशाना बनाया गया है। आईडीएफ की ओर से क्लेम किया गया है तब्रीज एयरपोर्ट पर 2 ईरानी फाइटर जेट पर हमला किया गया है और उड़ान भरने की तैयारी में थे ये ईरानी फाइटर जेट। ये तस्वीरें भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि जिस दौरान ईरानी फाइटर जेट उड़ान भरना चाह रहे थे उसी वक्त अचानक से आईडीएफ की ओर से हमला किया गया है। तो देखिए इजराइल के हमले अभी भी रुक नहीं रहे हैं। तो एक बार फिर से हम अपने मेहमान का रुख कर लेते हैं। सोहेल काजमी सर, सवाल तो ये भी बनता है कि जब ईरान को क्या सिर्फ अग्रेसर कहना ये उचित होगा, क्योंकि हमने अमेरिका को भी देखा है कि अब जो यूएस सैंक्शंस का एक ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट में बहुत बड़े पैमाने पर देखा गया था ईरान में। तो क्या सिर्फ ईरान ही अग्रेसर है ये कह देना पूरी तरह उचित है? देखिए जो पूरी आपने पिक्चर देखी है 2-4 दिनों से, खासकर बहुत से दिनों से, बहुत से सालों से, वो नहीं चाहता है कोई मुल्क आगे बढ़े, वो नहीं चाहता है कोई, वो एक डिक्टेटर है। और ट्रंप तो बिल्कुल इसका मानसिक तनाव से गुजर रहा है और व्हाइट हाउस उसे मुझे लगता है सारे एक्सपेरिमेंट ट्रंप से ही करवाना चाहता है ताकि ट्रंप की जो इम्पीचमेंट के आवाजें निकल रही है अमेरिका में। आपने कहा कि ईरान में लोग उसके अगेंस्ट है, जो अमेरिका कह रहा है। अमेरिका के लोग भी तो इसके खिलाफ है ट्रंप के। वहां के तो फॉर्मर जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं वो ट्रंप की पॉलिसीज को लेके कंडेम करते हैं। इजराइल का नेतन्याहू पे तो मुझे लगता है सैकड़ों केस है करप्शन के, वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता है। तो किस तरह से रणनीति बना रहा है, किस तरह से रणनीति बनाई है वो आपके सामने है। देखिए वो रजीम चेंज करने के चक्कर में था, उसने आयतुल्ला खामनाई साहब को जितने भी उनके लीडर्स थे उनको फना करना था, तबाह करना था, वो कर चुका है। लेकिन आप स्पिरिट देखिए, मैं अब किसी चैनल पे हम बात कर रहे थे कि शायद वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है, तो मैं तो उनसे ये कह रहा था कि वर्ल्ड एट वॉर है, वर्ल्ड एट वॉर है। कुछ दबे लफ्जों में कह रहे हैं, कुछ खुले लफ्जों में कह रहे हैं। आपने कहा कि रशिया जो है वहां नहीं सपोर्ट करेगा, किसी मेरे पैनलिस्ट ने कहा, बिल्कुल ठीक कहते हैं, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन यह है कि जो 8 बेसिस हैं वो साफ दर्शाते हैं कि वो यूएस के बेसिस थे, चाहे वो जिन भी ममालिक में थे, वो पहले से ही जो है ईरान के दुश्मन थे। और बिल्कुल आज खुल के इस वॉर ने, इस पूरी जंग ने खुल के बता दिया कौन दुश्मन है कौन दोस्त है और ये कितने दिन किस तरह से चलता है। बिल्कुल ठीक कहा मेजर साहब ने कि अब ये 2-4 दिनों बाद बमबारी करने के बाद अब ये डिप्लोमेटिक एंगल से चलेगा, क्योंकि पता हुआ हर तरफ से वहां सुप्रीम कोर्ट ने भी जो टेररिस्ट पे है एक ऑर्डर दे दिए। बहुत सी चीजें ट्रंप के लिए मुश्किलातें बढ़ रही हैं आगे आने वाले दिनों में। लेकिन वो डिप्लोमेटिकली कुछ मुझे लगता है ग्लोबल लीडर्स को बीच में डालेगा, जैसे कतर को बीच में पहले डाला था गाजा और इसकी जंग में 15 दिन का सीज फायर करने के लिए। अब किसको डालेगा ताकि ये नेगोशिएट हो और ये चीजें यहां रुके, क्योंकि मेन मुद्दा था कि एक रिलीजियस रजीम को उसने खत्म करना चाहता था। वो दूसरी अब आने वाले दिन ईरान में कैसे होंगे, क्योंकि वो ऐसी कौम है जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया, वो रिलीजियस माइंडसेट के लोग हैं और शहादतें देना और शहादतों से वो मुल्क बना है। और 79 के बाद तो प्योरली इस्लामिक स्टेट है। तो आप जितना मर्जी कर लें, आप वक्ती तौर पे हासिल जो कर लेंगे, लेकिन वो कौम जो है वो छोड़ेगी नहीं। और जो आज स्लोगन हम देख रहे हैं पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, वो यही है कि तेरा बदला लिया जाएगा। और ये चीजें जो हैं चलती रहेंगी आगे। आने वाला वक्त कैसा हो, भगवान करे कि अच्छा हो, सब कुछ ठीक हो जाए, सामान्य हो जाए, क्योंकि हर तरफ इंसानियत मर रही है जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है और पूरी दुनिया के लिए बहुत एक सवालिया निशान है। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। एक रिपोर्ट भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। देखिए, जब ईरान पर इजराइल और अमेरिका का अटैक जारी है, लेकिन ईरान की सेना भी हर वार पर पलटवार कर रही है। इजराइल के साथ ही मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिका के मिलिट्री ठिकाने हैं, सभी जगहों पर ईरान ने मिसाइलें दागनी शुरू की और तबाही भी मचाई है। कैसे, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। धू कर जलती इमारतें, हर तरफ बिखरा पड़ा मलबा और बर्बादी के निशान। ये तस्वीरें हैं इजराइल के तेल अवीव की, जहां ईरान की घातक मिसाइलों ने तबाही मचा दी। ईरान ने अपनी मिसाइलों को इजराइल की ओर मोड़ दिया। ड्रोन और मिसाइल से तेल अवीव पर जबरदस्त हमला किया। सिर्फ इजराइल ही नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं, सभी जगहों को ईरान ने निशाना बनाया है। इन 6 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर बहरीन की है, जहां ईरानी मिसाइलों ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। दूसरी तस्वीर कतर की राजधानी दोहा की है, जहां ईरान की सेना ने कहर बरपा दिया।
कतर में 11 धमाके हुए जिनमें 18 लोग घायल हो गए। सऊदी अरब में भी ईरान ने हमला किया। जॉर्डन, कुवैत, यूएई में अमेरिकी ठिकानों को ईरान की सेना ने टारगेट किया। ईरान ने यूएई पर 137 मिसाइलें और 209 ड्रोन दागे। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत का बदला लेकर रहेगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर देगा। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की अमेरिका और इजराइल के हमले में हत्या मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान है। ईरान के सबसे बड़े राजनीतिक और धार्मिक नेता की हत्या को पूरी दुनिया के मुसलमानों, खासकर शिया समुदाय के खिलाफ खुली लड़ाई माना जाएगा। खामेनेई की हत्या का बदला लेना ईरान का हक और जिम्मेदारी दोनों है। यानी साफ है कि ईरान का हमला अब और तेज होगा। अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर भीषण प्रहार होगा। मिडिल ईस्ट में महाविनाश होगा। अब सवाल है कि ईरान ने जब अपना सबसे खतरनाक अभियान शुरू कर दिया है तो अमेरिका और इजराइल का अगला कदम क्या होने वाला है? ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान क्या होगा? और सवाल यह भी है, क्या इस जंग में ईरान को रूस और चीन का साथ मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर है कि ईरान में अंतरिम नेतृत्व परिषद का गठन हुआ है। अलीरेजा अराफी बने हैं ईरान के अंतरिम सुप्रीम लीडर। तो अगला सुप्रीम लीडर चुने जाने तक चलाएंगे देश। फिलहाल अंतरिम लीडर के तौर पर इन्हें चुना गया है। देखिए, अलीरेजा अराफी अब ईरान के अंतरिम सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं और देखना यह होगा कि अब जो अगला नेतृत्व तय होगा उस नेतृत्व की जिम्मेदारी किसे मिलेगी। तो जानकारी आपको दे रहे हैं कि इससे पहले आपको याद होगा कि यूएस की ओर से ही 2020 में जो ड्रोन अटैक हुआ था, कासिम सुलेमानी मारे गए थे। 2026 में अब अली खामेनेई की मौत हुई है एयर स्ट्राइक में। और अब अंतरिम सरकार के तौर पर, यानी कि जो अब भूमिका निभाएंगे वो अगला सुप्रीम लीडर चुने जाने तक के लिए अलीरेजा को बनाया गया, जिम्मेदारी दी गई है। एक बार फिर अब मेहमानों के पास हम चल लेते हैं। सबसे पहले मैं श्रुति दासगुप्ता जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी और ये समझना चाहेंगे कि आखिर जो आज के वक्त में हम ईरान की स्थिति देख रहे हैं, अली खामेनेई के जाने के बाद से एक अंतरिम सरकार का गठन तो कर दिया गया, लेकिन हमने देखा था कि जब 1970 के दशक में ईरान में क्रांति छिड़ी थी, उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे जिमी कार्टर। उन्होंने भी एक डिसीजन लिया और उस डिसीजन का पछतावा यूएस को लंबे समय तक झेलना पड़ा। इराक में भी एक कदम उठाया गया यूएस की ओर से, तब भी बहुत ज्यादा खामियाजा अमेरिका को लंबे समय तक के लिए झेलना पड़ा था। क्या आज भी वही तस्वीर रिपीट होते हुए हम देखते हैं? क्योंकि ईरान की जमीन को इजी नहीं बताया जाता है कि वहां पर आप चले जाए और आसानी से रूल भी कर ले। तो 1980 के समय में जो इलेक्शन की शुरुआत होनी थी, उस वक्त एक बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ा था जिमी कार्टर को। क्या ये तस्वीर हम अमेरिका में यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी देख सकते हैं? हाँ, ट्रंप को ये महंगा जरूर पड़ेगा, क्योंकि ये जो उन्होंने सोचा कि एक झटके में बहुत कुछ कर लेंगे। खमीनी की डेथ हुई है, हम मानते हैं। वो बहुत बड़े लीडर्स की वहाँ पे, उनके डिफेंस मिनिस्टर, उनके कमांडर्स की डेथ हुई है, ये भी हम मानते हैं। पर इस मृत्यु से क्या ये तख्ता पलट हो गया? नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं अपने ही विजुअल्स के अंदर कि कितने सारे लोग आज भी उनके मरने की गम पे सड़कों पे आए हुए हैं। जितना लोग उनका गम मना रहे हैं, उतने लोग उससे आधे लोग शायद खुशी मना रहे होंगे कि खमीनी जो है अब वहां ईरान में नहीं रहे। तो इससे तख्ता पलटा तो नहीं है। उल्टा क्या हो गया है कि अब जो है ईरान को पता है कि उसके पास दो ऑप्शन है, या अब जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर हो जाए, जिससे नॉर्थ कोरिया को कोई नहीं छेड़ता, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो वहां पे, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। तो इस तरह से वो जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर होने की कोशिश अब करेगा ही। पहले चाहे वो कुछ भी अपना वहां पे सैक्रिफाइस करने को तैयार था। जहां तक ओमान के मीडिएटर्स है वो कह रहे थे कि भाई हम ठीक है, शायद मान गए हैं कि जीरो एनरिचमेंट पे चले जाएंगे, पर अब तो वो बिल्कुल ही उससे पीछे हट जाएंगे। वो मुंह से चाहे आप डिप्लोमेटिक टेबल पे कुछ भी बुलवा लीजिएगा उनसे, लेकिन वो जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर होने की कोशिश करेंगे, पहला। दूसरा, वो जितने भी गल्फ के खाड़ी के जितने भी देश हैं, उन सब में इतना धीरे 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 वॉर ऑफ अट्रिशन करेंगे कि उधर कुछ ना कुछ फोड़ते रहो कि वहां पे यूएस को अपने बेसेस रखना महंगा पड़ जाएगा। तो ट्रंप की इस हरकत से एक झटका तो जरूर पड़ा है, पर इसकी जो लहर अब रिपल इफेक्ट होगी वो उसको लंबे समय तक तंग करने वाली है यूएसए को। इजराइल को उसका एक जो मोमेंट ऑफ ग्लोरी था वो मिल गया,
कि भाई हम जिन जो 90s के दशक से वो कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियर होने वाले हैं, खमेनी को हटाओ, खमेनी को हटाओ, तो अब वो खमेनी नहीं रहे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लामिक रजीम जो है ईरान की वो खत्म हो गई है या वहां पे अब यूएस की रजीम आएगी। इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं अपने हर स्टेटमेंट के अंदर ये प्रेशर डालने की लोगों के ऊपर कि आप लोग आइए, आप एक रजीम चेंज करिए, आप लोग रस्तों पे आइए, रजीम चेंज करिए, अपनी फ्रीडम अपने हाथ में लीजिए। लोग रास्ते पे आ रहे हैं पर अपनी छाती ठोकर खमेनी के लिए गम बताने के लिए, और इससे रजीम चेंज वहां नहीं हो रहा है, एटलीस्ट अभी तो नहीं हो रहा है। इकोनॉमिक प्रेशर अगर आप उन पे बना के रखेंगे तो इसी वजह से ईरान की जमीन को कहा जाता है कि हार्डलाइनर्स की वो धरती है, और वहां पर किसी को छेड़ना मतलब आपने एक घायल शेर को छेड़ दिया है। जैसे लिबिया का उनको लेसन याद है कि लिबिया, इराक, इन सबको लिबरेट किया है यूएसए ने, और उनके अंदर कोई खास एक इकोनॉमिक गति नहीं देखी जा रही उन लोगों की, इनफैक्ट और बुरे हाल होते जा रहे हैं। वो एक उनका मतलब अब कोई नाम भी नहीं लेता पावर के नाम पे। तो इनके लेसन्स ईरान के लोगों को याद हैं कि यूएसए के साथ हाथ पकड़ के चलना मतलब अपनी ही जो है स्ट्रेंथ को कम कर लेना है। तो वो चाहे कितना ही परिवर्तन चाहेंगे पर यूएस की उंगली उठाने पे चाहे नहीं जाएंगे। ठीक है मैम, लॉटरी में आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर पहले बता देते हैं कि ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए हैं। अबू धाबी पोर्ट के पास में ये जोरदार धमाका यहाँ भी हुआ है, और धमाकों की खबर, धमाके के बाद से पोर्ट पर यह अफरा तफरी का माहौल यहाँ बना हुआ है। तो फिलहाल जानकारी आपको दे रहे हैं, अबू धाबी पोर्ट के पास में जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के बाद पोर्ट पर अफरा तफरी का मंजर देखने को मिला है। यानी अभी भी देखिए जो हमले हैं वो किसी भी ओर से थमने को नाम नहीं ले रहे हैं, चाहे इजराइल पर पलटवार ईरान की ओर से हो या फिर ईरान पर हमले लगातार इजराइल की तरफ से हो, और अमेरिका की ओर से भी लगातार ये हमले किए जा रहे हैं। एक बार फिर से मेहमानों का रुख करेंगे। अब रिटायर्ड मेजर जनरल साहब, मैं एक बार फिर से आपका रुख कर रही हूँ, सुधाकर सर। अब हमने एक ऑपरेशन अमेरिका की ओर से और भी देखा था, ईगल क्लॉ जिसे नाम दिया गया था, लेकिन उस दौरान भी वो ऑपरेशन फेल हुआ था, और वो 1979 के समय में हुआ था। क्या आज वैसी स्थिति अमेरिका के साथ रिपीट होती हुई दिखाई देती है? बिल्कुल बिल्कुल सही मुद्दा आपने उठाया। मेरे विचार के मुताबिक मैं जो को पैनलिस्ट हैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ, पर्टिकुलरली डॉक्टर श्रुति दासगुप्ता जो उन्होंने बताया है। मेरे अंदाज के मुताबिक आज के दिन में डोनाल्ड ट्रंप इज अंडर एक्यूट प्रेशर। ये लड़ाई को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहेगा, इसलिए जल्दबाजी में उनके सोच विचार के मुताबिक क्लरिक लीडर को या सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करना या न्यूट्रलाइज करना, एक रेजिम चेंज एक सिविलाइजेशनल नेशन स्टेट के खिलाफ इतना आसानी से नहीं होता है। ये ऑलरेडी 47 साल से ज़्यादा ये ऑलरेडी उनका नेटवर्क इकोसिस्टम ऐसा एस्टेब्लिश हो रखा है। इसको एक आदमी को उसको बोलते हैं ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन। अभी ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन, ऑक्टोपस का हेड को अगर आप बर्बाद कर देते हैं तो कोई साइंटिस्ट बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन नहीं होगा, ये हो जाएगा हाइड्रा डॉक्ट्रिन। हाइड्रा को सर को आप अगर काट देते हैं, ये मल्टीपल हेड के साथ ये अपना रूप और रंग अलग अलग इकोसिस्टम के साथ ये उभरेगा, और हमला जो है अभी जो रीजनल है ये अटलांटिक के उस पार जाके हमला करने का कोशिश करेगा। एक मिसाल के तौर पे आज के दिन में जब हम चर्चा कर रहे हैं, ईरान आज सुबह ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका रेंज 14,000 से 20,000 किलोमीटर तक जा सकता है, इसको उन्होंने स्थगित कर दिया था। उसको आज ही शुरू हुआ है सुबह के टाइम से। ये एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। और आज के दिन में जो IRGC के काफी तादाद में वेनेजुएला में ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं, और कुछ IRGC अलग अलग रूप रंग लेके अमेरिका के अंदर पेनिट्रेट हो चुके हैं हिजबुल्लाह के साथ। और वेनेजुएला से जिस कारण की वजह से उनके प्रेसिडेंट को वहां से उन्होंने हाईजैक किया था, ये ड्रग का नाम लेके, ड्रग नहीं है वो कोकेन है, कोकेन को नार्कोटिक्स के नाम पे डाल के उनको उधर हाईजैक किया था। इसी का मदद लेते हुए वो अंदर घुस रहे हैं। काफी कुछ तमाशा आपको मिलेगा, हो सकता है कि 9/11। लेकिन आपके सवाल को जब वापस आ रहा हूं, मैं एक संक्षेप में एक लाइन बताना चाहता हूं। ईरान का जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको अंडर एस्टिमेट मत करिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं अगर कहूंगा 86,000 कामिकाजे ड्रोन्स है, लॉइटर एमिनेशन का करीब 50,000 है, मिसाइल जो कह रहे हैं टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। बिल्कुल सर, ठीक है, मैं आ रही हूँ सर आपके पास। ये एक बड़ी खबर और बता दें कि तेहरान पर इजराइल ने फिर से हमला कर दिया है। यानी तेहरान पर एक बार फिर इजराइल कैसे हमलावर है उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं, और इस बार बताया जा रहा है कि इस हमले में
खत्म अल अनबिया अस्पताल के पास ये हमला किया गया है। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। एक अस्पताल के पास ये हमला हुआ है। आप सोचिए, सिविलियंस को भी किसी तरीके से यहाँ बख्शा नहीं जा रहा है, चाहे वो इजराइल में हमला हो ईरान की ओर से, चाहे ईरान पर हमला हो इजराइल की ओर से, और ईरान तो दो तरफा घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें उसी अस्पताल के पास के हम दिखा रहे हैं जहां पर ये धमाका हुआ है, और खत्म अल अनबिया अस्पताल पर उसके ठीक पास में ये धमाका होता है जहां पर कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। एक बार फिर मेहमानों का हम रुख कर रहे हैं, और यूके देवनाथ सर, अब ये सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि जब हम इस तरीके की तस्वीर देखते हैं, सिविलियंस भी इसमें मारे जा रहे हैं, और कोई भी, चाहे जिस पर हमला हो रहा है या कोई पलटवार कर रहा है, दोनों ही तरफ अब सिविलियंस को तक नहीं बख्शा जा रहा है। एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हर जगह अटैक्स हो रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस पर भी अटैक्स हो रहे हैं। ये कहा जाता था कि ईरान की धरती बहुत इजी नहीं है, पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है, रिहायशी इलाके होते हैं, तो ऐसे में वहां तक बैटलफील्ड में उसे तब्दील करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो आज की तस्वीर हम देख रहे हैं, ये इसको हम कैसे एक्सेप्ट कर ले कि आज जो कुछ भी हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड कहाँ है, जिनेवा कन्वेंशन कहाँ लागू होता है? उभय पक्ष जब एक दूसरे पर हमला करता है तो दो तीन गलतियां हो ही जाती हैं। एक तो देखिए, हर वेपन सिस्टम्स को हम बोलते हैं इतना एक्यूरेट है, इतना एक्यूरेट है, किसी में जीपीएस लगा है, किसी में इनर्शियल नेविगेशन लगा है, कोई लेजर गाइडेड है, कोई इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम से चल रहा है। लेकिन ये सब जो थ्योरेटिकल एक्यूरेसी बताई जाती है, जब वास्तविक स्थिति में डिप्लॉय किया जाता है तो एक्यूरेसी जो है थोड़ा बिगड़ जाती है, क्योंकि मेंटेनेंस कौन कर रहा है, कोई इंजीनियर कर रहे हैं, तो टूल्स, टेस्टर्स जो होते हैं, लेबोरेटरीज, उस सब में थोड़ा प्लस माइनस हो जाता है। तो वेपन जो है, हम कह सकते हैं कि प्लस माइनस 10 मीटर गिरना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस 50 प्लस माइनस 100 मीटर इधर उधर गिर जाता है। एक और रीजन है कि कई बार इंटेलिजेंस जो है वो टारगेट को गलत भी आइडेंटिफाई कर सकती है। ऐसे माना जा सकता है कि जो ईरान में जो गर्ल्स स्कूल में हमला हुआ, मोसाद की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार वो गर्ल्स स्कूल में आईआरजीसी के जो टॉप कमांडोज थे, स्पेशलिस्ट फोर्सेस थे, उनका टेम्पररी एकोमोडेशन बनाया गया था। अभी ईरान में भी जो हमले किए हैं, हम देखते हैं कि 5 स्टार होटल्स बहरीन में और कतार में और दोहा में 5 स्टार होटल्स पर हमला हो रहा है ड्रोन से और मिसाइल से। इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं। हो क्या रहा है कि ऐसा नहीं है कि ईरान ने एक 5 स्टार होटल पर हमला कर दिया है। होता ऐसे है कि ईरान की जो खुफिया एजेंसीज बहरीन में, दोहा में काम कर रही है, कतार में काम कर रही है, वो जाते हैं एक होटल में और रिसेप्शन में पूछ लेते हैं कि इधर कौन से फ्लोर में अमेरिकन रह रहे हैं, और थोड़ा बातचीत करके पता कर लेते हैं कि ये वाला होटल है, इसमें 8th फ्लोर में रूम नंबर ये में अमेरिकन रह रहे हैं। और जाहिर बात है कि ईरान सोचेगा कि ये सब या तो सीआईए के एजेंट हैं और वहां से ईरान के ऊपर नजर रखने के लिए आए हैं, तो उस पर एक ड्रोन दाग देते हैं। तो जो कोलैटरल डैमेज है हमेशा जानबूझ के नहीं किया जाता है, उसको सीमित रखने की कोशिश की जाती है। एक और रीजन क्यों वेपन सिस्टम्स दाएं बाएं चले जाते हैं मैं बताता हूं। देखिए, जैसे हम बोलते हैं एक वेपन सिस्टम जीपीएस गाइडेड है, लेकिन ईरान जो है वो क्या अमेरिकन सैटेलाइट्स पे बेस करके अपने जीपीएस वेपन्स को फायर करेगा? जाहिर बात है नहीं, क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो इस तरह से अपने जीपीएस सिग्नल्स को ईरान के ऊपर रिलीज करते हैं कि ईरान की जो मिसाइल है वो अगर जीपीएस गाइडेंस से जा रही है तो वो भ्रमित हो जाए, अपने पथ से दाएं बाएं चली जाए। तो जरूरी नहीं है कि जानबूझ के ही सिविलियंस पर हमला किया जाता है। टेक्निकल रीजंस हो सकते हैं, ह्यूमन एरर रीजंस हो सकते हैं। जी ठीक है सर, लॉटरी में आपके पास इजराइल के बेट शेमश शहर पर हमला हुआ है। ये बड़ी खबर है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से ये हमला किया। ईरान के हमले में 4 लोगों की मौत हुई है। हमले में करीब 20 लोगों के घायल होने की खबर है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जिसमें कि 20 लोगों के घायल होने की भी खबर है। 4 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ देखिए, ये इन तस्वीरों को देखकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो हमले हो रहे हैं कितनी भयावह तस्वीर अपने साथ लेकर के आ रहे हैं।